नमस्कार दोस्तों, मैं एन.के. ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी 946 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजनीति के प्रकृति से संबंधित जो विभिन्न दृष्टिकोण है, उन दृष्टिकोणों को देखेंगे। जो अप्रोच है, दृष्टिकोण है, वो हम देखेंगे। राजनीति के प्रकृति, राजनीति के नेचर से जो जितने भी संबंधित दृष्टिकोण है, नज़रिया है, उनको हम देखेंगे कि कौन क्या सोचता है इसके बारे में। क्योंकि इससे पहले हमने इसकी भूमिका पढ़ लिया था, परिभाषा देख ली थी, राजनीति क्या है, राजनीति विज्ञान क्या है, ये सब हमने देख लिया था। लेकिन अब इसमें देखेंगे कि राजनीति से संबंधित जो विभिन्न दृष्टिकोण है, सभी दृष्टिकोणों का क्या सोच है इस पर, ये हम देखेंगे। और अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को पहले देखो, उसके बाद ये देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध करवा दूँगा, तो पहले वो देख लेना, फिर आपको ये देखना है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि राजनीति के प्रकृति के कौन कौन से दृष्टिकोण हैं। तो दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है? नज़रिया होता है कि एक ही चीज़ के बारे में हर व्यक्ति अलग अलग एंगल से देखता है, उसके देखने का नज़रिया अलग होता है। कुछ एक चीज़ एक ही होता है, वस्तु एक ही होती है, लेकिन उसके बारे में लोगों की सोच या नज़रिया अलग हो जाता है। तो वही नज़रिया देखेंगे कि राजनीति के बारे में लोगों की जो दृष्टिकोण है, अलग अलग लोगों की, वो क्या है। तो इसमें कई सारे दृष्टिकोणों की बात की जाती है। सबसे पहले प्राचीन यूनानी दृष्टिकोण, ठीक है, प्राचीन यूनानी दृष्टिकोण। उसके बाद परंपरागत दृष्टिकोण आता है, फिर आधुनिक दृष्टिकोण आता है, और उसके बाद व्यवहारवादी दृष्टिकोण आता है, फिर उदारवादी दृष्टिकोण आता है, फिर मार्क्सवादी दृष्टिकोण आता है। तो ये 6-7 जो दृष्टिकोण है कि इनका इस राजनीति के ऊपर क्या सोचना है, हम एक एक करके ये देखेंगे। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले प्राचीन यूनानी दृष्टिकोण, उसके बाद परंपरागत दृष्टिकोण, फिर आधुनिक दृष्टिकोण, उसके बाद व्यवहारवादी दृष्टिकोण, और उसके बाद हम देखेंगे उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटिकल जो थ्योरी है, राजनीति है, वो पूरा उदारवाद और मार्क्सवाद पे टिका हुआ है। तो हम एक एक करके इन्हीं दृष्टिकोणों को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला जो दृष्टिकोण हम देखेंगे, वो हम देखेंगे प्राचीन यूनानी दृष्टिकोण। ये आप हेडिंग बनाएंगे पहले कि प्राचीन यूनानी दृष्टिकोण। ये हेडिंग आपको बनाना है, राजनीति के प्रकृति से संबंधित विभिन्न दृष्टिकोण। राजनीति के प्रकृति मतलब नेचर होता है, प्रकृति का मतलब राजनीति के प्रकृति से संबंधित विभिन्न दृष्टिकोण। और उसमें आप ये थोड़ा सा लिखेंगे कि राजनीति की परिभाषा पढ़ने से ही राजनीति की पूरी जो प्रकृति मतलब क्लियर नहीं होती है, स्पष्ट नहीं होती है। राजनीति को पूरी तरह से समझने के लिए हमें उसके विभिन्न दृष्टिकोणों का अध्ययन करना जरूरी होता है। जब तक हम उसका अध्ययन नहीं करेंगे, राजनीति को सही से हम नहीं समझ पाएंगे। तो हम इसमें पहला, उसके बाद आपको पहला लिखना है प्राचीन यूनानी दृष्टिकोण। अब हम देखते हैं प्राचीन यूनान में जब राजनीति थी तो उसके बारे में लोगों की, उस समय के लोगों की क्या सोच थी, ठीक है। तो प्राचीन यूनान में देखिए, जो राजनीति के बारे में जो सबसे क्रमबद्ध अध्ययन किया, जो सबसे पहले अध्ययन शुरू किया, वो प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने शुरू किया, जिसमें प्लेटो और अरस्तु का नाम लिया जा सकता है। उन्होंने राजनीति की क्रमबद्ध अध्ययन शुरू की, और अरस्तु ने तो अपनी जो किताब लिखी उसका नाम ही उसने पॉलिटिक्स रखा। पॉलिटिक्स यूनानी भाषा का पोलिस शब्द से बना है, और पोलिस का मतलब होता है नगर राज्य। नगर राज्य में जो भी चीज़ें उस समय होती थी वही राजनीति का अध्ययन मान लिया जाता था। नगर राज्य में जो चीज़ें होती थी उन्हीं का अध्ययन राजनीति माना जाता था। और उस समय नगर राज्य की जनसंख्या का छोटे छोटे नगर राज्य होते थे। नगर जैसे हमारे जो आज गांव होते हैं, उतने बड़े बड़े वहाँ राज्य होते थे, इसलिए उनको सिटी स्टेट चाहे नगर राज्य कहा जाता था। और उन नगर राज्यों की जनसंख्या मुश्किल से 4-5 हज़ार होती थी, और उन जनसंख्या में महिलाओं को, विदेशियों को और दासों को वहाँ नागरिकता नहीं दी गई थी। तो इससे क्या होता है कि नागरिक जो थे वो 20 से 25% ही, 10-15 चाहे 20% तक मैक्सिमम नागरिक होते थे, और वही लोग अपने लिए सरकार बनाते थे।
वही लोग शासन करते थे और अपने लिए वही लोग बनाते थे। तो राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं था, मतलब सरकार कौन है या समाज के लोग कौन है, क्योंकि जो लोग थे वही सरकार भी थे, वही लोग नेता होते थे, वही लोग कानून बनाते थे। तो इसलिए ये अंतर नहीं था। तो उस समय प्राचीन यूनान में जो दार्शनिकों ने जो हमारे सामने जो चिंतन प्रस्तुत किया राजनीति की, जो राजनीति की चिंतन प्रस्तुत किया, उसकी कुछ विशेषताएं थी। तो पहले जितना मैंने बताया उतना लिखने के बाद लिखना है कि प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने राजनीति की जो चिंतन हमारे सामने प्रस्तुत की उसकी कुछ विशेषताएं हैं। अब पहली विशेषता उन्होंने क्या बताई, पहली उन्होंने राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं किया। राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं किया, ये आपको पहली विशेषता लिखनी है, राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं किया। तो राज्य और समाज में अंतर कैसे नहीं किया, क्योंकि वहाँ जो राज्य था मतलब सरकार थी वही समाज के लोग थे, तो ज़्यादा अंतर नहीं था, जो समाज वही सरकार, इसलिए उन्होंने राज्य समाज में कोई अंतर नहीं किया और दोनों शब्दों को एक दूसरे के लिए वो लोग प्रयोग करते रहे। तो पहली उनकी विशेषता ये थी। दूसरा है कि उन्होंने राज्य को एक नैतिक संस्था माना है, राज्य को एक नैतिक संस्था माना है, राज्य मतलब सरकार होगा, राज्य को एक नैतिक संस्था माना है। और उनके अनुसार व्यक्ति जो अपने नैतिक आदर्श होते हैं वो राज्य में रह के ही प्राप्त कर सकता है, व्यक्ति जो नैतिक आदर्श होते हैं वो राज्य में ही रह के प्राप्त कर सकता है। और राज्य का उन्होंने कर्तव्य माना कि व्यक्ति के नैतिक जीवन का विकास करना, उन्होंने राज्य का कर्तव्य क्या माना, व्यक्ति के नैतिक जीवन का विकास करना। तो दूसरी आपकी प्राचीन यूनानी दृष्टिकोण की जो दूसरी विशेषता लिखनी है, यही पहली विशेषता क्या है कि उन्होंने राज्य समाज में कोई अंतर नहीं किया। दूसरी कि राज्य को उन्होंने एक नैतिक संस्था माना, ठीक है, राज्य को नैतिक संस्था माना और उन्होंने ये माना कि व्यक्ति राज्य में ही रह के जो नैतिक आदर्श होते हैं वो प्राप्त कर सकता है, व्यक्ति राज्य में ही रह के जो नैतिक आदर्श होते हैं वो प्राप्त कर सकता है। और राज्य का कर्तव्य है कि व्यक्ति के नैतिक जीवन का विकास करना, व्यक्ति के नैतिक मूल्यों का चाहे जीवन का विकास करना है। तो उनकी दूसरी विशेषता थी राज्य को नैतिक संस्था माना। तीसरा, उन्होंने जो यूनानी दार्शनिक थे उन्होंने आदर्श राज्य की कल्पना की थी, यूनानी दार्शनिकों ने आदर्श राज्य की कल्पना की थी। जैसे प्लेटो थे, उन्होंने आदर्श राज्य की कल्पना की थी और उन्होंने आदर्श राज्य की सिर्फ व्याख्या ही नहीं की थी बल्कि उसके लिए उन्होंने पूरा कार्यक्रम प्रस्तुत किया था कि ये कैसे कैसे आदर्श राज्य बनेगा। तो उन्होंने सिर्फ व्याख्या नहीं की, आदर्श राज्य की पूरी योजना भी उन्होंने प्रस्तुत की थी। तो तीसरी विशेषता यही लिखना है कि उन्होंने प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी। आदर्श मतलब आइडियल स्टेट, ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए, तो इसको आदर्श कहते हैं। आदर्शवादी हमेशा होना चाहिए की बात करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, जो है उसमें बात नहीं करेंगे, ये है कैसा होना चाहिए। तो तीसरी विशेषता ये लिखना है कि प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी। और चौथी बात कि अरस्तु ने राजनीति को सामाजिक विज्ञान मतलब विज्ञान के माध्यम से अध्ययन किया, मतलब राजनीति का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया, चाहे वैज्ञानिक आधार पर उसका अध्ययन किया। तो चौथी विशेषता कि अरस्तु ने राजनीति का अध्ययन वैज्ञानिक आधार पर किया। अरस्तु ने कहा था कि अपने आसपास के वातावरण को समझने के लिए और समस्याओं के समाधान के लिए, अपने आसपास के जो वातावरण होते हैं उसको समझने के लिए और समस्याओं के समाधान के लिए व्यक्ति को राजनीति का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना चाहिए। व्यक्ति को राजनीति का वैज्ञानिक पद्धति से चाहे वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना चाहिए, तभी हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये प्राचीन यूनानी दृष्टिकोण है। तो आपको लिखना क्या, एक बार और बता देता हूँ कि राजनीति का क्रमबद्ध अध्ययन प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने शुरू की थी, जिसमें प्लेटो और अरस्तु का नाम लिया जा सकता है। अरस्तु ने अपनी बुक का नाम ही पॉलिटिक्स रखा, जो यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से लिया गया है। पोलिस का मतलब होता है नगर राज्य। नगर राज्य की संख्या उस समय बहुत कम होती थी, 4 या 5 हज़ार, और उनमें से भी नागरिकों की संख्या बहुत कम थी, क्योंकि महिलाओं को, दासों को और विदेशियों को नागरिकता नहीं दी गई थी। इसलिए जो नागरिक थे वो 15 से 20% होते थे और वही लोग अपने लिए सरकार बनाते थे, शासन चलाते थे। तो ऐसी परिस्थितियों में
यूनानी दार्शनिकों ने जो हमारे सामने राजनीति का चिंतन प्रस्तुत किया, चाहे राजनीति का चिंतन हमारे सामने रखा, उसकी निम्न विशेषताएं हैं, उसकी निम्न विशेषताएं हैं। और पहली विशेषता आपको क्या लिखनी है कि यूनानी दार्शनिकों ने राज्य और समाज में अंतर नहीं किया, राज्य और समाज में अंतर नहीं किया, ये पहली आपको विशेषता लिखनी है। और ये बता दें आखिर अंतर की, अगर इसमें भी इस पॉइंट में भी कुछ लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं कि यूनानी दर्शन में राज्य और समाज में अंतर इसलिए नहीं किया क्योंकि राज्य की जो जनसंख्या थी बहुत कम थी, वही लोग अपने लिए सरकार बना लेते थे, तो जो समाज था वही सरकार था, इसलिए उन्होंने राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं किया और राजनीति उन्हीं को माना जो राज्य के अंतर्गत होती थी। दूसरा कि उन्होंने राज्य को एक नैतिक संस्था माना, राज्य को एक नैतिक संस्था मान लिया और उन्होंने कहा कि व्यक्ति राज्य में ही रह के इसके नैतिक आदर्शों को प्राप्त कर सकता है, व्यक्ति राज्य में ही रह के नैतिक आदर्शों को प्राप्त कर सकता है और राज्य का कर्तव्य है कि वो व्यक्ति के नैतिक मूल्यों का विकास करे। तो ये दूसरी विशेषता थी। उसके बाद तीसरी कि यूनानी दार्शनिकों ने राज्य और यूनानी दार्शनिकों ने एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी, जैसे अभी मैंने बताया था वो लिख लेना है। और चौथी कि अरस्तु ने इसको वैज्ञानिक तरीके से राजनीति का अध्ययन किया। तो ये यूनानी दृष्टिकोण हो गया जिसमें आपको इतनी ही चीज़ें लिखनी है। उसके बाद लिखना आपको परंपरागत दृष्टिकोण, परंपरागत दृष्टिकोण। तो इसमें अब देखते हैं कि देखिए परंपरागत दृष्टिकोण उस दृष्टिकोण को कहा जाता है जो शुरू से लेकर और 20वीं शताब्दी के पहले दशक तक वैज्ञानिक इससे चाहे चिंतक इससे जुड़े रहे। तो शुरू से लेकर पहले 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों तक जिसके तहत राजनीति का अध्ययन किया जाता रहा उसको हम परंपरागत दृष्टिकोण कहते हैं। और यही कि मतलब ये पहले विश्व युद्ध के बाद तक ये चलता रहा और इस दृष्टिकोण के जो उद्देश्य था, चाहे इसमें जो अध्ययन पे जोर दिया जाता वो ये था कि जो परंपरागतवादी दृष्टिकोण वाले लोग थे उन्होंने राजनीति का अध्ययन राज्य और उसके संस्थाओं तक सीमित रखा। उन्होंने राजनीति का अध्ययन राज्य मतलब सरकार और उसके संस्थाओं तक सीमित रखा। सरकार की संस्थाएं क्या होती है, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इलेक्शन कमीशन, यही सब। तो इन्होंने राज्य और उसके संस्थाओं तक की राजनीति का अध्ययन सीमित रखा और इससे ज़्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो ये परंपरागत दृष्टिकोण थी। इनकी सोच थी कि राजनीति के अंदर राज्य का अध्ययन किया जाता है, राजनीति विज्ञान के अंदर राज्य सरकार का अध्ययन किया जाता है और राजनीति विज्ञान के अंदर राज्य सरकार और उससे संबंधित संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इतना लिखने के बाद आपको ये लिखना है कि इनकी भी कुछ विशेषताएं हैं। इन्होंने राजनीति के अध्ययन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की उपेक्षा की, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण को इग्नोर किया, अनदेखा किया। दूसरी बात कि इन्होंने अपने अध्ययन में राजनीति और उसके संस्थाओं तक ही सीमित रखा अपने आप को, मतलब राजनीति और उसके संस्थाओं का ही अध्ययन किया, बाकी चीज़ों का अध्ययन नहीं किया। तो ये सीमित थे। तीसरी बात कि इन्होंने अपने अध्ययन के लिए ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया, ऐतिहासिक विधि को अपनाया, जो पुरानी विधि थी उसको इन्होंने अपनाया। तो ये आपको लिखना है परंपरागत दृष्टिकोण। बेगौरव बता देना परंपरागत दृष्टिकोण क्या होता है, जो शुरू से लेकर और पहले विश्व युद्ध तक, चाहे 20वीं शताब्दी के पहले दशक तक जिसका अध्ययन राजनीति के अंतर्गत किया जाता रहा, ठीक है, उसी को परंपरागत दृष्टिकोण कहा जाता है। अब इसके बाद देखते हैं आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण। अब देखिए जो परंपरावादी थे उन्होंने राजनीति को क्या किया, राजनीति को मतलब सीमित कर दिया था। किसमें? राजनीति राज्य और उसके संस्थाओं के अध्ययन तक, राज्य सरकार और उसके संस्थाओं तक सीमित कर दिया था। मान लीजिए ये परंपरावादी हैं, तो परंपरावादी ने क्या किया, राज्य सरकार और सरकार
की जो संस्थाएं होती हैं वहीं तक राजनीति के अध्ययन को सीमित कर दिया था। ठीक है, राजनीति के अध्ययन में राज्य की, सरकार की और सरकार की संस्थाओं तक ही इसको घेर दिया कि राजनीति का अध्ययन इतना ही है। लेकिन 20वीं शताब्दी के जो बाद जो आए विचारक, उन्होंने कहा कि नहीं, राजनीति के अध्ययन अगर हम इतने में सीमित कर देंगे तो वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, राजनीति के अंतर्गत राज्य सरकार और उससे हट के भी इसकी कुछ चीज़ें हैं जिसका अध्ययन इसमें होना चाहिए, चाहे होता है। तो ऐसे विचारकों को हम कहते हैं आधुनिक दृष्टिकोण। ठीक है, जो आधुनिक दृष्टिकोण, पहले इसमें लिखना क्या है, परंपरागत दृष्टिकोण के जो विचारक थे, चाहे लोग थे, उन्होंने राजनीति के अध्ययन को सीमित कर दिया था, वो राज्य सरकार और उसकी संस्थाओं तक सीमित रखा। लेकिन 20वीं शताब्दी के कुछ विचारक आए जिन्होंने कहा कि राजनीति ये की अध्ययन सीमित नहीं होना चाहिए, और इसकी जो बाउंड्री थी उसको उन्होंने खोल दिया, ओपन कर दिया, और राजनीति के अंतर्गत बहुत सी चीज़ों का अध्ययन किया जाने लगा, और इसी को आधुनिक दृष्टिकोण कहा जाता है। और आधुनिक दृष्टिकोण की भी कुछ विशेषताएं हैं, और इनकी पहली विशेषता क्या है कि ये मानते हैं कि सीमित साधनों का बंटवारा राजनीति है। सीमित साधनों का बंटवारा राजनीति है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ इनकी, हाँ, जो इनकी विशेषता है उसमें कि पहली जो ये मानते हैं, ठीक है, सीमित साधनों का बंटवारा राजनीति है। सीमित साधनों का बंटवारा राजनीति। इनका कहने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति के जो आवश्यकताएं होती है, जो उपेक्षाएं आकांक्षाएं होती है, चाहे उम्मीद होती है, चाहे इच्छाएं होती है, वो बहुत ही असीमित होती है। ठीक है, इसमें क्या लिखना है आपको कि इसका मतलब सीमित साधनों का बंटवारा राजनीति। इसके अंतर्गत क्या कहते हैं आधुनिक दृष्टिकोण वाले कि ये कहते हैं व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं, चाहे जो उसकी इच्छाएं हैं, वो असीमित होती हैं, लेकिन जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। इसलिए राजनीति का कर्तव्य है कि उसी सीमित साधनों में व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूरा करने के तरीके निकालें। ठीक है, राजनीति का कर्तव्य है कि सीमित साधनों में व्यक्ति की असीमित इच्छाओं को पूरा करने के तरीके अपनाएं, उसी को राजनीति कहा है। इसलिए इन्होंने पहले इसकी विशेषता क्या है, सीमित साधनों का बंटवारा राजनीति है। दूसरा इन्होंने कहा है कि राजनीति राज्य और सरकार के अध्ययन से विस्तार है, मतलब विस्तृत है, उससे हटके भी है। तो दूसरी विशेषता कि राजनीति राज्य और सरकार के अध्ययन से विस्तृत है, मतलब ज़्यादा है। तो दूसरी विशेषता में लिखनी है, उन्होंने कहा कि राजनीति के अंतर्गत सिर्फ राज्य सरकार और उसके संस्थाओं का ही अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि इसके अंतर्गत उन सारी चीज़ों को अध्ययन किया जाता है जो अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं, जैसे दबाव समूह है, हित समूह हैं, जितने भी संस्थाएं उनका, चुनाव आयोग का, पार्टियों को प्रभावित करने वाली चीज़ों का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। तो इन्होंने क्या किया, बहुत विस्तार कर दिया। इन्होंने कहा सिर्फ राजनीति राज्य और सरकार का अध्ययन नहीं है, बल्कि उससे संबंधित सभी चीज़ों का अध्ययन है। तो इनकी दूसरी विशेषता ये लिखनी है कि राजनीति सिर्फ राज्य सरकार का अध्ययन नहीं है, बल्कि उससे विस्तार है। तो इसको लिखने कैसे, राजनीति राज्य और सरकार से विस्तृत है। तीसरा लिखना है कि ये कहते हैं मानव समाज में निर्णय लेने की कला और व्यवहार राजनीति है। मानव समाज में निर्णय लेने की कला और व्यवहार राजनीति है। ये कहते हैं कि राजनीति, इस परिभाषा का मतलब क्या है कि राजनीति निर्णय लेने की एक कला है, और उसमें कैसे व्यवहार किया जाएगा वो देखते हैं। तो इसमें इतना ही लिखना है कि राजनीति मानव समाज में निर्णय लेने की कला और व्यवहार है। तो यहाँ पे राजनीति को निर्णय लेने की कला मानते हैं कि निर्णय कैसे लिया जाएगा, कब लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा। अगली इनकी विशेषता है कि राजनीति को ये लोग शक्ति के रूप में अध्ययन करते हैं। राजनीति को ये शक्ति के रूप में अध्ययन करते हैं, जैसे चार्ल्स मेरियम हैं, डेविड ईस्टन हैं, चाहे लॉसवेल है, ये राजनीति को शक्ति के रूप में देखते हैं। चार्ल्स मेरियम ने क्या कहा था कि राजनीति शक्ति और उसके प्राप्त करने के जो साधन थे उसका अध्ययन है। शक्ति और उसके संघर्षों का अध्ययन, ये चार्ल्स मेरियम ने कहा था कि राजनीति शक्ति और उसके संघर्षों का अध्ययन है। उसके बाद डेविड ईस्टन ने कहा कि राजनीति
क्या है, प्राधिकृत मूल्यों का अध्ययन है। उसके बाद जो लॉसवेल आए उन्होंने कहा कि राजनीति प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है। तो इनके चौथी विशेषता में लिखना है कि राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष से चाहे अध्ययन है, शक्ति के रूप में देखते हैं। इसके अलावा ये आधुनिक दृष्टिकोण हो गया। आधुनिक दृष्टिकोण के अलावा एक और व्यवहारवादी दृष्टिकोण है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण। अब व्यवहारवादी दृष्टिकोण देखते हैं क्या होता है। देखिए, व्यवहारवादी दृष्टिकोण दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी विद्वानों ने इस दृष्टिकोण का विकास किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी विद्वानों ने इस दृष्टिकोण का विकास किया और इनका मानना है कि सिर्फ राजनीति के अंदर संस्थाओं का अध्ययन नहीं करना चाहिए, क्योंकि संस्थाएं तो एक जैसी ही होती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है और इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री सिस्टम, दोनों जगह संसदीय व्यवस्था है, लेकिन वहाँ बहुत अच्छा सब कुछ हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तो आखिर क्या कारण? सिर्फ हम संस्थाओं का अध्ययन करके हम निष्कर्ष में नहीं पहुँच सकते। तो इन्होंने कहा कि मानव के व्यवहार का भी अध्ययन होना चाहिए। ठीक है, व्यवहारवादियों की सबसे बड़ी बात क्या है कि मानव के व्यवहार के अध्ययन की बात करते हैं। ये कहते हैं सिर्फ राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन नहीं, संस्थाओं के साथ साथ ये मानव के व्यवहार का भी अध्ययन करने की बात करते हैं। तो पहले इसमें लिखना क्या है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण का उदय दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के विद्वानों के द्वारा किया गया है और ये कहते हैं कि राजनीति के अंतर्गत सिर्फ राजनीति से संबंधित संस्थाओं का अध्ययन नहीं होना चाहिए, बल्कि मानव के व्यवहार का अध्ययन भी जरूरी होता है, तभी हम राजनीति को सही से समझ पाएंगे। तो ये 4 दृष्टिकोण हो गए, आज हमने देख लिया है। अब उदारवादी दृष्टिकोण और मार्क्सवादी दृष्टिकोण इसमें रह गए, जो बहुत ज़्यादा है और विस्तार है। इनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक आप इस पे नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको फैलाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हो बिल्कुल ईजी भाषा में, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हम फिर इसके अगले पार्ट को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, अपना ध्यान रखिए और सेफ रहिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।